हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव डेली माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब हम कुछ रिविजन प्रॉब्लम्स की तरफ चल रहे हैं। जो चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं उनके कुछ रिविजन प्रॉब्लम्स, जब भी मुझे टाइम मिलता जा रहा है तो हम रिविजन प्रॉब्लम्स करते चले जाएंगे, जिससे हमने जो प्रीवियस पढ़ रखा है वो रिवाइज भी हो जाए और हमें थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन में स्ट्रेंथन भी मिलेगी। तो ऐसा ही काम हम कर रहे हैं। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हम कर चुके हैं, एनएलएम का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस के बारे में बस हम केवल डिस्कशन करेंगे। आगे चलकर फिर कभी जब वक्त मिलेगा तो विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर टुगेदर। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, विद दिस टॉप टीम ऑफ अनअकैडमी नीट, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है। अगर आपने इस राइट हैंड पर दिखने वाले लाल कलर के बटन को दबा दिया तो वो जो सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आ रहा है ना, उसे प्रेस कर दो अभी के अभी। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि इस टॉप टीम का आप बेहतर कंटेंट अपने घर बैठे एक्सेस कर पाए। सचिन कपूर सर, जिन्होंने एम्स, AIPMT, DPMT तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है बच्चों, अश्वानी त्यागी सर, नमो कौल सर एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह। तो ये पूरी की पूरी टीम आपको यहां पर एक बेहतर योद्धा बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के अनबीटेबल, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप इस टीम के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो अपने फोन को उठाइए और उसमें टेलीग्राम का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले फटाफट, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद में अपने फोन का ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आपके पास है, उस ब्राउजर को ओपन करो और ओपन करने के बाद में उसमें tinyurl.com/neetlivechat इस यूआरएल को एंटर कर देना। आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और कई सारी चीजों के आप बेनिफिट ले पाएंगे। इस तरह का आपको टेलीग्राम का ग्रुप नजर आ जाएगा बच्चों। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पे, यू विल बी एबल टू ज्वाइन विद अस। हजारों बच्चे यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन तक पहुंच रही है, नोट्स पहुंचते हैं बच्चों और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी पहुंच जाते हैं, जिससे कोई भी क्लास, कोई भी क्विज वो मिस नहीं करते हैं। चलिए, अब ये पूरी की पूरी टीम बच्चों आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए प्लस पर एक बेहतरीन क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। काफी सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है बच्चों। तो ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में तो जल्दी से जो है प्लस को एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको क्रैश कोर्स की लाइव प्लस क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे बच्चों, क्विजेस भी मिलेंगे, लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बच्चों, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि नीट हमारा बहुत नजदीक है, बहुत जरूरी होता है कि आपके सारे डाउट्स का क्लियर हो जाए बच्चों, मोर पर्सनलाइज्ड वे में। नॉट ओनली अनअकैडमी नीट, टीम विल गाइड बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी यहां पर अवेलेबल है। आपको बस इतना करना है, अपना फोन उठाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप विच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन लास्ट में गेट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। इन मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको बता देता हूं मैं, जो भी 12th स्टैंडर्ड में है या फिर ड्रॉपर है, आप दोनों कैटेगरी को जाना चाहिए बच्चों 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ, ताकि आप क्रैश कोर्स को एंजॉय कर सके। जो बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, मतलब जो 11th मूविंग है, और जो बच्चा अभी 9th में जो 10th मूविंग है, आप दोनों कैटेगरी को जाना चाहिए बच्चों 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो 9th और 10th का सिलेबस तो हम लोग आपका कवर कर ही लेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को 11th और 12th भी पढ़ना मिल जाएगा। तो जब आप एक्चुअल 11th में मूव ऑन करेंगे तब तक आपका सारा 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर पूरे 2 साल आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वालिटी बुक्स आप पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया होगी बच्चों। तो आप किसी भी एग्जाम को ऐसे ही फाइट कर जाएंगे। यूज कोड MS लाइव, अप्लाई कर देना MS लाइव को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार फिजिक्स सर से पढ़ने के बाद में फिजिक्स का डर खत्म हो जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि मजा आता है फिजिक्स के साथ, फिजिक्स का डिस्कशन करने में, तो मिलिए मुझसे प्लस पर। आपको मैं इंश्योर करूंगा कि जो आपका फिजिक्स का डर है वो बिल्कुल गायब हो जाए। यूज कोड MS लाइव, इसे अप्लाई करना ना भूलना, ठीक है। चलिए, पहला सवाल यहां पर आपके सामने बच्चों, द चार्ज ऑन 500 cc, 500 cc मतलब ये क्या दिया है बच्चों, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रोटॉन्स विल बी, प्रोटॉन्स के कारण। अब देखो की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहां पर, है ना। जैसा कि ये रिविजन प्रॉब्लम से, तो मैं आपको टाइमर नहीं दूंगा, आप मेरे साथ साथ चीजों को सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस उठाए हैं बच्चों जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, सारी चीजें एक बार में रिवाइज हो जाए, तो कोशिश करेंगे यहां पर करने की कॉन्सेप्ट की। अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट जो मुझे यहां पर समझ में आता है वो ये कि भाई अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो एक ही कॉन्सेप्ट मेरे पास यहां पर है, पढ़ा हुआ सीखा हुआ, और वो क्या है सर, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। यहां पर मैंने प्लस लिखा बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन हमें कैलकुलेट करना है तो चार्ज यहां पर पॉजिटिव होगा, प्लस
Ne। अब यहां पर n क्या होता है बच्चा? n होता है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होगा बच्चों? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल होंगे इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में। अब आपको गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर से आप यहां पर क्या बना सकते हैं? मास ऑफ वाटर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है भाई, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और यहां पर वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वाटर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो केमिकल फॉर्मूला होता है जो वाटर का, उसे आप क्या लिखेंगे सर? तो जो पानी होता है बच्चों, वाटर, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा H2O में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दो आपको मिलते हैं बच्चों हाइड्रोजन, दो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है, और आपके पास एक क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, ठीक है जी। दो आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो कुल मिलाकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, अगर उसकी बात करूं बच्चों, तो आप यहां पर बोलेंगे सर भाई इसके पास हो जाएंगे 2 और इसके पास कितने हो जाएंगे सर? 8। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सर 10 विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एक वाटर मॉलिक्यूल के पास है। कुल मिलाकर ये तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ पानी का, लेकिन आपको तो यहां पर क्या दिया बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है। आपको पहले इसको मास में बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करिए और देखिए कितना प्यारा बेहतरीन सवाल बनता है, ठीक है जी। तो आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि सर n डिवाइडेड बाय Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? गिवन मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप यहां पर देखेंगे तो गिवन मास ऑफ द कंपाउंड में क्या लिखूंगा सर? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा? तो आप यहां पर मोलर मास कैपिटल M रख दीजिए। मैं पुट अप करता हूं वैल्यूज और उसके बाद सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है अगली स्लाइड पर, आपको बस दिखा देता हूं। मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चीजें यहां पर कैसी होंगी बच्चों। तो यहां पर आप रखेंगे सर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, और ये हो जाएगा सर आपका 500 सीसी, एंड नीचे हो जाएगा सर आपका मोलर मास 18 ग्राम। सीसी से सीसी आप कैंसिल आउट करेंगे, ग्राम से ग्राम आप कैंसिल आउट करेंगे, तो कुल मिलाकर बच्चों यहां पर Na का मल्टीप्लीकेशन और कर देना, या फिर यूं कह दीजिए बच्चों 500 डिवाइडेड बाय 18, ये वैल्यू आ गया किसका? n डिवाइडेड बाय Na का। आपको Na पता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। Na आपको पता है बच्चों क्या होता है? तो Na होता है यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप यहां पर बात करते हैं तो हम इजीली n को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जब हमारे पास क्या आ जाएंगे? n का वैल्यू आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो n मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक प्रोटॉन्स। अगर पॉजिटिव चार्ज पूछा है प्रोटॉन्स के कारण तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज पूछा होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते। बात एक है, कॉन्सेप्ट बस समझने की जरूरत है, बड़ी आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए जरा आपके लिए किया हुआ है ना, तो अपनी हैंड राइटिंग में मतलब जो है मैंने आपको एक रिटन सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया है, सारी चीजें यहां पर मेंशन है बच्चों, जो भी मैंने किया है ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर, और बहुत डिटेल्ड में सारी चीजें लिखी है कि मैं किस तरह से सवाल को कर रहा हूं। इतने डिटेल में यहां पर करने के पीछे कारण था क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बहुत बढ़िया खूबसूरती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करके एक प्यारा सवाल बनाया हुआ है बच्चों। तो आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइज। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे आप इसे एंजॉय करेंगे फॉर श्योर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना बेहतरीन लगा, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस बनाकर हर एक चीज आपके लिए यहां पर मेंशन करी हुई है, ठीक है। जहां केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है और जहां चीजें मैंने यूज करी है तो अलग से डब्बा बनाकर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देख लीजिएगा, सॉल्व अगर हम करते हो तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है यहां पर 2.67 इंटू 10⁻⁷ कॉलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों। अ सॉप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन द रेडियस। बढ़िया बात है, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक तो रिवीजन ये है कि मैं आपको चैप्टर उठाकर उसकी थ्योरी रिवाइज करवाऊं, एक तरीका रिवीजन का ये हुआ कि बच्चों में कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आ जाऊं, ऐसे क्वेश्चंस कुछ सिलेक्ट कर लूं और उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और दूसरा हमें ये लगेगा कि हमने पूरा रिवीजन भी कर लिया। दैट इज व्हाई इस सीरीज का मैंने नाम दिया है रिवीजन प्रॉब्लम्स माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने जैसा कि हमने कहा है अनअकैडमी इज अनबीटेबल माय डियर फ्रेंड्स, और हम जब यहां पर खड़े हैं हर पर्सपेक्टिव से सोचकर आपको बेहतर बनाने की कोशिश है यहां पर। चलिए, सो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कई सारे बच्चे लिखते हैं साहब जब फ्यूचर डॉक्टर कहते हैं तो प्लीज इंजीनियर
इंजीनियर्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे हम जेई के एस्पिरेंट्स भी देख रहे होते हैं। चलिए, तो सॉफ्ट बबल है बच्चों, उसको आपने अगर नेगेटिव चार्ज दिया तो सॉफ्ट बबल कैसा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज मतलब यहां पर आपने इस तरह से माइनस 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 माइनस, है ना, ये इस तरह से कुछ होलो बबल मैंने आपको माफ करिएगा। तो अगर इतने सेक्शन की आप बात करें बच्चों, तो इस पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ऐसे सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट बबल है इसका रेडियस क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा। तो अगर इसका रेडियस बढ़ना है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहां पर, रेडियस विल इंक्रीजेस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब पॉजिटिव सवाल यहां पर मैंने चार्ज लिया था पॉजिटिव, अब मैंने चार्ज क्या ले लिया, नेगेटिव, ताकि दोनों चीजें आपके साथ क्लैरिटी में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O इज, ओके, यहां पर सेंटर O पर एक कोई चार्ज रखा है बच्चों, है ना। अब यहां पर दिया नहीं है कि चार्ज कैसा है, आई एम कंसिडरिंग दिस चार्ज टू बी पॉजिटिव, कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात जो है यहां पर, हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेदर यू कंसिडर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर आंसर नहीं बदलेगा, मैं आपको फिर बताने वाला हूं कैसे। चलिए, अब एक अच्छी बात है, अगर इस तरह का सिनेरियो लिया तो देखिए मैं आपको यहां पर क्या एक्सप्लेनेशन देता हूं और कैसे हम करते हैं। भाई ये वाला चार्ज कैसा है, -2q, तो इस +2q को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो +2q है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो ये भी धक्का इधर ही देगा बच्चों, है ना। भाई इसके कारण अट्रैक्शन इधर ही होगा और इसके कारण जो धक्का देगा वो भी इधर होगा। ये जो +q है इसको धक्का देगा इस तरफ और ये +q इसको धक्का देगा इस तरफ। तो आपको एक बात देखकर ये समझ में आ जाती है सर कि जितना ये फोर्स होगा उतना ही ये फोर्स भी होगा बच्चों, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स यहां पर जब आप लिखते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी अलोंग विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पर -2q +q नॉट है, अट्रैक्ट करेंगे तो टूवर्ड आ जाएगा, ये +2q ये +q है, आप रिपेल करेंगे ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो वो कहां पर है बच्चों, अलोंग द डायगोनल BD है, अलोंग द डायगोनल क्या होगा, BD। तो सारी बातें आपके लिए यहां पर लिखी हुई है, वंस यू गेट द रिजल्ट, जब आपके पास आ जाएंगे बच्चों नोट्स, तो आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करी है कि क्या मैं यहां पर कर रहा हूं और किस तरह से कर रहा हूं, एरोज बना बनाकर हर एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। +2 column and +6 column, 2 charges are repelling each other with a force of 12 Newton. Okay, बढ़िया बात है। If each charge is given -2 column ऑफ चार्ज, ओके, बाद में क्या कर दिया, उन दोनों चार्जेस पर -2 ऐड कर दिया, राइट, देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी। अब यहां पर एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, चलो ऐसा करते हैं कि सर यहां पर आपने रखा एक +2 कॉलम, ठीक है, फिर यहां पर आपने रखा सर जी एक +6 कॉलम, डिस्टेंस इनकी चाहे कुछ भी हो। अब यहां पर एक बात समझना, ठीक है भाई, वो ये बोल रहा है कि सर इसमें आपको ऐड करना है -2 कॉलम और इसमें भी आपको ऐड करना है बच्चों -2 कॉलम। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे टक 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 ज्वाइन करके देखेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप जब यहां पर सॉल्व करेंगे बच्चों तो Q नेट का वैल्यू +2 कॉलम -2 कॉलम। देखो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कौन से लगा दो, यहां पर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस अगर आप यहां पर लगाओगे तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट होकर नेट चार्ज हो जाएगा 0। यहां पर अगर आप इनको टक 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 करके सॉल्व करोगे तो यहां का जो नेट चार्ज है बच्चों Q नेट वो हो जाएगा सर +4 कॉलम। अब एक जगह चार्ज है और दूसरी जगह चार्ज ही नहीं है, तो जब चार्ज होगा ही नहीं तो फोर्स कहां से लाओगे बच्चों, तो देयर इज नो चार्ज। यहां पर सेकंड सिचुएशन में चार्ज ही नहीं बचा तो फोर्स हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी यहां पर मैच करेगा बच्चों। तो मूव ऑन करना है यार तरीके से, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। आप जब मूव ऑन करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहां पर भी आपके लिए किया हुआ है कि जैसे मैं -2 कॉलम ऐड करूंगा बच्चों, नेट हो जाएगा 0 चार्ज, तो यहां पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो बढ़िया सवाल था, एक अच्छे तरीके से आपको कंफ्यूज करके यहां पर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल, इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं यहां पर, है ना, डी वाला ऑप्शन में पहले बना देता हूं बच्चों, दिस इज ए एंड डी ऑप्शन इज नन, है ना, डी ऑप्शन क्या है बच्चों यहां पर, नन, नन ऑफ द अबव, राइट। 3 चार्जेस
है ना, 3 चार्जेस बच्चों, माइनस का Q1 प्लस का Q2 है ना, माइनस का दिस इज बच्चा Q1 एंड माइनस यहां पर प्लस का Q2 एंड माइनस का बच्चों Q3 आर प्लेस्ड एज शॉन इन द फिगर. The x component of the force on minus Q1 is proportional to, मतलब कि ये वाला जो माइनस Q3 है ये इस माइनस Q1 को धक्का देगा बच्चों, और ये जो प्लस Q2 है इस माइनस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा. तो रिजल्टेंट डायग्राम कैसा बनेगा, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं. सवाल बहुत आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है आपने, ठीक है. तो माइनस Q3 और ये माइनस Q1 है, रिपेल करेगा बच्चों. अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर है तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स बच्चों, ये भी क्या करेगा, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा. फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है यहां पर A है. फिर यहां पर बात करते हैं सर, ये वाला जो माइनस Q1 है और ये जो Q2 है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो ये करेगा अट्रैक्ट, और वो हो जाएगा सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर. अब जब मैं यहां पर देखता हूं, उसने कहा है x कॉम्पोनेंट, कौन सा बच्चों, x कॉम्पोनेंट या अलोंग द x एक्सिस. तो फोर्स Fx ऑन Q1 अगर मैं बात करूं तो एक तो ये तो आपका x डायरेक्शन में ही है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा. और अगर हम बात करें बच्चों तो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द थीटा, थीटा से हम दूर जा रहे हैं. ऐसे थीटा से हम कहां जा रहे हैं बच्चों, थीटा से हम दूर जा रहे हैं. तो जब हम थीटा से दूर गए तो ये हो जाएगा सर K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इंटू में साइन थीटा. उसने पूछा प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो भाई ये जो K और Q1 है ये तो दोनों में ही सेम है, तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चों Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर साइन थीटा. ऑप्शंस जब आप मैच करेंगे बच्चों तो वो C ऑप्शन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है. कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस ये समझना था कि अगर आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों, ठीक है, कि वो रिपेल कब करता है, वो अट्रैक्ट कब करता है, उसकी डायरेक्शन किस तरह से बनानी होती है, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर है, एक बात आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी साथियों, और वो बात ये है कि जब भी कभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को लिखना होता है अलोंग विथ इट्स मैग्नीट्यूड, हमें उसकी डायरेक्शन पर भी फोकस करना पड़ेगा कि वो रिपेल करके किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ रहा है. आगे चल के और आपको चीजें समझाऊंगा, काफी यूनिक चीजें आज हम करने वाले हैं बच्चों, ठीक है. चलिए एक और सवाल प्यारा सा. Two metal pieces having a potential difference of 800 volt are 0.02 meter apart horizontally. A particle of mass 1.96 into 10 raised power minus 13 kg is suspended in equilibrium between the plates. If E is the elementary charge, then the charge on the particle is. पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होगा, E होगा, 3E होगा, 6E होगा या फिर 8E होगा. ठीक है, चलिए तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, इस तरह के क्वेश्चंस हमने करे थे बच्चों कहां पर, जब हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर, तब मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे. लेकिन अब तो हम पढ़ चुके, हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ लिया, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं. तो यहां पर हमें क्या करना है, तो हम ये कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए यहां पर एक प्लेट है और नीचे एक प्लेट है, सपोज लाइक दैट, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर यहां पर है तो उसका सेल्फ वेट जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जो QE होगा. और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए बच्चों, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए. अगर आपको लेक्चर्स याद हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम उसमें कोई चार्ज रखते हैं बच्चों, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा जिसका वैल्यू QE होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में QE फील करेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों. अगर प्लस चार्ज है, feel the force QE in the direction of field, और अगर नेगेटिव चार्ज है, it will felt the force QE in the opposite direction of electric field. As simple as that. Okay. So, हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, QE is equals to क्या होगा सर आपका यहां पर mg. अच्छा, एक और मजेदार बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमें पता है बच्चों, E is equals to क्या होता है यहां पर, VD होता है. ये बात भी हम जानते हैं ना, E is equals to VD, नहीं सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, E is equals to माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाई dt होता है ना. अरे मैं फिर से v लिखना है, एक मिनट.
माफ करेगा बच्चों, दिस इज v डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, d। E इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय d होगा, पुटअप करेंगे तो q हो जाएगा बच्चों, दिस इज आपका v डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg होगा। भाई साहब अगर हम q की बात करें तो व्हाट वी कैन राइट अबाउट द q की कॉन्सेप्ट यहां पर ये बोलता है कि सर आप q को ऐसा लिख सकते हैं सर, q इज इक्वल टू आप n ही लिख सकते हैं और आपको n का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। तो n का जब हम वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो बड़ी आसान सी बात आ जाती है सर, दैट वुड बी आपका n इंटू में ये हो जाएगा सर e एंड दैट वुड बी हो जाएगा सर आपका v डिवाइडेड बाय d, दिस इज आपका m इंटू में g। सारी वैल्यूज गिवन है बच्चों, सारी वैल्यूज गिवन है। v का वैल्यू आपको 800 दिया हुआ है, d का वैल्यू 0.02 मीटर है, m का वैल्यू 1.96 इंटू 10⁻⁻13 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और g का वैल्यू भी आपको यहां पर दिया हुआ है। सारे मसाले को जब आप यहां पर रख के सॉल्व करोगे तो ऑन सॉल्व यू गेट बच्चों यहां पर n का वैल्यू 3, और n का वैल्यू 3 मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन यहां पर बी मैच कर जाएगा। मैं वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर भाई इतनी चीज तो आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चिंता आप छोड़ देनी है, ठीक है, जब हमने पढ़ा था। हां, लेकिन यहां पर कोई बच्चा अगर आज पहली बार लेक्चर देख रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम और जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ नहीं है, तो फिर यहां पर आप गड़बड़ कर जाएंगे बच्चा, फिर शायद आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी के नीट चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में अवेलेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो वीडियोस हैं बच्चों, उन्हें आपको देखना पड़ेगा। उन वीडियोस को देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। देखो एक प्यारा सा सवाल है, ठीक है, दिस इज ऑप्शन आपका ए एंड दिस इज आपका ऑप्शन डी बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड विद अ मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू ए गामा नॉट, ए गामा नॉट बच्चों। द चार्ज कंटेंट इन द स्फीयर ऑफ रेडियस गामा नॉट, रेडियस भी कितनी बच्चों, गामा नॉट, सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज, जो ओरिजिन पर सेंटर्ड है उसका कितना यहां पर क्या पूछा, द चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस गामा नॉट सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बच्चों फ्लक्स का, तब जाकर चीजें आपको बहुत बेहतरी से यहां पर पता चल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर कोई भी लिया स्फीयर बच्चों, कोई भी स्फीयर XYZ में अगर ले लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसके लिए फ्लक्स की बात करता हूं किसी भी डिस्टेंस पर XYZ, किसी भी डिस्टेंस पर अगर मैं फ्लक्स के लिए बात करता हूं, सपोज मैंने डिस्टेंस लिया सर स्मॉल r, ठीक है, कोई भी रेडियल डिस्टेंस, तो आप यहां पर लिखेंगे सर जो फ्लक्स आपने सिखाया था वो होता है सर phi इज इक्वल्स टू, है ना, phi इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप यहां पर लिखेंगे सर Q इंटू में क्या हो जाए, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E इंटू में एरिया, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, E इंटू में एरिया। जो एक कौन सा वाला एरिया होगा बच्चों, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर, दिस एरिया इज सरफेस एरिया, ये कौन सा एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा। एक बहुत प्यारा सवाल है जो नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 में, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी निकल कर आ जाएंगे बच्चों इस पेपर से, ठीक है, राइट। तो हम यहां पर ये बोलेंगे सर जी कि हमें चाहिए चार्ज का वैल्यू, तो आई कैन राइट सर Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर एप्सिलॉन इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। अब बात को ये सुनना जी कि भाई एप्सिलॉन नॉट तो अपनी जगह एप्सिलॉन नॉट होगा, E की जगह आई कैन राइट बच्चों ए गामा नॉट, तो मैंने उसको रख दिया बच्चों ए गामा नॉट, और ये क्या है बच्चों, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा बच्चों, 4 पाई, यहां पर क्या होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होना चाहिए सर 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा सर यहां पर गामा नॉट, बिकॉज हियर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, रेडियस जो है वो यहां पर गामा नॉट दी हुई है, रेडियस यहां पर क्या दिया बच्चों, गामा नॉट दिया हुआ है, दैट इज वाई मुझे यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर में आर की जगह गामा नॉट स्क्वायर रखना पड़ेगा। जब इस पूरे मसाले को आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए अपनी जगह है, गामा नोट का हो गया क्यूब, मतलब ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है। तो जब पहली बार बच्चा इस क्वेश्चन को अगर पढ़ता है तो क्लिक ही नहीं करता है कि कहां से सोचना है, कैसे स्टार्ट करना है। एनक्लोज्ड चार्ज पूछा है बच्चों सेंटर्ड एट द स्फीयर, वो तभी पॉसिबल है जब आप यहां पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करें बच्चे, क्योंकि चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स से बेहतर और क्या चीज आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज वाई आई यूज्ड फ्लक्स हियर, ठीक है। तो मैंने कहा कि आज हम रिवीजन कर रहे हैं जिसमें पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम यहां पर आज चूज कर सकते थे, जो कि मैंने किया है, ठीक है। चलिए अगला एक और प्यारा सवाल, और मुझे जो लगता है आप में से हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, क्योंकि आप सब लोगों को जब मैंने कंडक्टर पढ़ाया था तब बड़े इत्मीनान से ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे बच्चों, ठीक है। सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। रेडियस कितनी है बच्चों? ए है उसकी, और नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2q। चलिए यहां पर चार्ज कितना है बच्चों? तो आप लिखेंगे सर पॉजिटिव 2q। आगे बढ़ते हैं, जितना बोला क्वेश्चन में करते चलो, मूव ऑन करते चलो। A conducting spherical shell of inner radius b, मतलब ये वाली रेडियस आपकी b है बच्चों, और ये जो आउटर रेडियस है, थोड़ा सा ये एरो वो आगे की तरफ जाएगा तो आउटर रेडियस हो जाएगा बच्चों c यहां पर। ओके, बढ़िया बात है। नेट चार्ज कितना है उसके पास? तो नेट जो चार्ज है वो -q होना चाहिए। बढ़िया बात है, मतलब अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस को मिलाकर। तो मैं यहां पर बोलूंगा चूंकि कंडक्टर है, और कंडक्टर पे हमेशा अगर कोई भी बॉडी कंडक्टिंग है बच्चों, तो सारा का सारा चार्ज कहां पर होता है? उसके आउटर सरफेस पर होता है। यह भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सारा का सारा -q स्फेरिकल शेल पर होगा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेसेस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी। तो चलिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और मूव ऑन करते हैं आगे क्या बात बनती। ठीक है, क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कभी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, अगर दो चार्जेस विसिनिटी में हैं, अगर ये एक चार्ज है बच्चों और इसके बाजू में एक और ये वाला चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इस वाली बॉडी पर एक इंडक्शन होगा और इंडक्शन के चलते एक चार्ज आएगा। मतलब कि अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है शेल, इस शेल के यहां पर इनर सरफेस पर -2q चार्ज यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? अपीयर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने पढ़ाया था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू -q, 1 माइनस आपका यहां पर होता है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय k। जहां पर अगर हम बात करें तो k टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाता है फॉर कंडक्टर्स। किसके लिए बच्चों? फॉर कंडक्टर। कॉन्सेप्ट अगर याद आ रहा होगा तो बात आसानी से बन जाएगी बच्चों। कंडक्टर के लिए k इंफिनिटी होता है, सो 1/k 0 हो जाएगा। तो q प्राइम का वैल्यू कितना आता है बच्चों? -q के बराबर। मतलब कि Q प्राइम क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज। Q क्या है बच्चों? इंड्यूसिंग चार्ज। बराबर हो गए, नेचर यहां पर बस नेगेटिव होगा। तो अगर ये +2q था बच्चों और ये सरफेस कंडक्टिंग है, इसलिए -2q हो गया। अब अगर यहां पर -2q हो गया तो यहां पर ऊपर आपको +2q बोलना ही पड़ेगा। उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि एक्चुअल में जो शेल है ना, उस शेल के पास नेट चार्ज कितना बच्चों? -q। अगर आप यहां पर +q नहीं लिखते हो, तो शेल के पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा? अंदर है -2q, बाहर है -q, तो कितना हो गया बच्चों? -3q। तो ये तो आपके सवाल को सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट करने के लिए यहां -2q अगर इंड्यूस होगा तो यहां पर +2q अपने आप आना पड़ेगा। तो अगर हम बाहरी सरफेस पर नेट चार्ज की बात करें बच्चों, तो +q बचेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? जो क्वेश्चन में पूछा उसकी बात करते हैं। उसने पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की बात कर रहा है, और शेल है बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर सिग्मा आउटर, और सिग्मा आउटर हो जाएगा बच्चों आउटर चार्ज। आउटर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? q डिवाइडेड बाय आउटर एरिया क्या होगा? तो आप लिखेंगे सर 4πr²। r² मतलब आउटर का रेडियस, और आउटर का रेडियस कितना होगा बच्चा? आउटर का रेडियस हो जाएगा c का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4πc², ये सिग्मा आउट है। और सिग्मा इन की जब हम बात करेंगे तो इनर जो चार्ज है बच्चों वो -2q है, रेडियस जो है इनर वाली वो कितनी हो जाएगी? तो आप लिखेंगे सर 4πb²। तो सॉल्व करने पर पता चलेगा सर -q, ये हो जाएगा सर आपका 2πb²। तो जब इन दोनों को आप यहां पर देखते हैं, यू विल कम टू नो दैट कि सर इनर हो जाएगी -2q डिवाइडेड बाय 4πb² और आउटर हो जाएगी बच्चों +q डिवाइडेड बाय 4πc²। ऑप्शन ए मेरे ख्याल से करेक्टली मैच कर रहा है बाकी सारी चीजों के कंपैरिजन में। तो कॉन्सेप्ट कितना आसान था, सारी चीजें यूज हो गई बच्चों। इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यूज हो गया, और सरफेस चार्ज डेंसिटीज भी यूज हो गया। तो आपको यहां पर यह समझने की जरूरत है, जो रिवीजन प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए प्लान किए हैं ना, मैंने इसीलिए ये सारी चीजें प्लान करी है बच्चों, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते थे सर रिवाइज कैसे करें, क्या हम किताबों को लेकर ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाएं? वो वक्त तो रहा नहीं हमारे पास, और अगर वैसे हम रिवीजन कर रहे हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे पास नहीं है। तो आपको रिवीजन कराने का एक बेहतर तरीका मैंने ढूंढ निकाला, और वो है ये रिवीजन प्रॉब्लम्स। चलिए अगला एक और सवाल। टू स्मॉल स्फीयर्स विथ मासेस
है ना, विथ मासेस कितना बच्चों यहां पर, तो आप देखेंगे सर m1 एंड m2, ये थोड़ा सा यहां पर मिस प्रिंट है बच्चों, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर विथ मासेस m1 और यहां पर कौन सा होगा बच्चों एंड m2, हैंग फ्रॉम द मासलेस इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, द टू स्फीयर्स कैरी द चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके चार्जेस इनके पास कितना है बच्चों Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, द स्फीयर हैंग सच दैट दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द थ्रेड्स आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट एन एंगल्स θ1 एंड θ2, व्हिच ऑफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड इफ θ1 एंड θ2 आर इक्वल। अगर आप बोलते हो कि सर ये कंडीशन है, ये क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन का डिमांड है, दिस इज द कंडीशन दैट यू नीड टू सेटिस्फाई। चलिए अब ये सवाल मैंने कई बार करवाया है, क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है बच्चों, राइट। थोड़ा सा आज जो है टाइपिंग एरर के लिए जो भी मिसप्लेसिंग वगैरह हो रही है इसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक है, राइट। तो यहां पर देखते हैं सर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो एक बात ये स्पष्ट होती है कि सर अगर इस स्फीयर पर देखें तो एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो सर एक टेंशन आएगा जिसको हम बोलेंगे सर टेंशन T2। अलग अलग थ्रेड्स हैं, अलग अलग थ्रेड्स हैं, अलग अलग लेंथ है, तो टेंशन आपको T2 बोलना पड़ेगा। क्या इतना बात समझ में आता है? तो किसी भी एक बॉल का सपोज ये बॉल नंबर 2 है बच्चों, तो बॉल नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूं, तो यहां पर हो जाएगा सर आपका Fe, जिसका वैल्यू हो जाएगा सर K, आप लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन कुछ भी ले लेते, सपोज यहां पर सेपरेशन हमने ले लिया d का स्क्वायर, और यहां पर होगा बच्चों आपका टेंशन, आप बोलेंगे सर T2, और ये एंगल क्या होगा सर वर्टिकल के साथ θ2। अगर वर्टिकल के साथ इधर θ2 बना रहा है तो यहां पर भी वर्टिकल के साथ θ2 ही बनाएगा, राइट बच्चों। सो आप यहां पर बोलेंगे सर T2 का जो cos θ2 है वो mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, और जो T2 का sin θ है बच्चों sin θ2 वो हो जाएगा सर यहां पर k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर के बराबर, राइट। अगर हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले बच्चों, एंड इफ वी डू लाइक दैट कि सर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, 2 को 1 से जब हमने डिवाइड किया तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, किया हुआ है यार सवाल, किया हुआ है, ठीक है, राइट जी। सो ये हो जाएगा आपका tan θ2 इज इक्वल टू कितना आएगा, सो tan θ2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपका k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे बच्चों mg इंटू में d स्क्वायर, सिंपल सा एस्पेक्ट है, राइट। लेकिन अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है अगर ये tan θ2 आएगा तो सिमिलर टू दैट अगर यहां पर tan θ1 निकालना चाहे तो वो भी सेम हो जाएगा बच्चों k Q1 Q2, एंड नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर m2 है तो यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका m1gd, है ना, m1gd स्क्वायर। भाई यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसके सेल्फ वेट में m2 नीचे आ जाएगा, इसका सेल्फ वेट m2 नीचे आएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो m1 नीचे आएगा। क्वेश्चन की डिमांड है θ1 और θ2 इक्वल होने चाहिए, मतलब tan θ1 और tan θ2 इक्वल होने चाहिए। जब आप इन्हें इक्वल करेंगे कुछ चीजें जो है कॉमन है बच्चों, k Q1 Q2 G एंड डी स्क्वायर कॉमन है, जब आप सॉल्व करते तो आपको मिल जाएगा ये थीटास तभी इक्वल हो सकते हैं जब यहां पर मासेस इक्वल हो। सो अगर आप लेक्चर्स को रिकॉल करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपने नहीं देखे हैं आज से पहले, तो आपको समझ में आएगा कि आपके भाई ने ये सारे केसेस आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं, ठीक है जी। चलिए एक और बहुत प्यारा और उम्दा सवाल है, ये बिल्कुल आपके लेवल की चीज है, आप देख सकते हैं शायद एक ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहीं पर आपके एग्जाम में, रेस्पेक्टिव एग्जाम में, राइट। बढ़िया सवाल है। 3 सिमिलर चार्जेस प्लस Q प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड A, हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस, क्या पूछा बच्चों, हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस A, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस A, मतलब जितना इस ट्राइंगल का साइड है उतना ही उस सर्कल का क्या होना चाहिए बच्चों, रेडियस होना चाहिए, राइट जी। सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स प्लेस्ड एट द सेंटर, राइट जी, प्लेस्ड एट द सेंटर मतलब सेंटर कौन सा होगा, ए होगा, इज कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां पर थोड़ा सा ये है बच्चों मिस प्रिंट है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस। अब क्या बोला, इस क्वेश्चन को पढ़कर तो ऐसे समझ में ही नहीं आता कि क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको मानना है सेंटर, इस ए वाले पॉइंट को मानना है सेंटर, और एक बनाना है ऐसा स्फीयर, ठीक है, मतलब सर्कल बनाना है, सॉरी स्फीयर बोल दिया मैंने। ऐसा कुछ यहां पर डायग्राम बनेगा बच्चों। तो इस सर्कल पर कितने चार्जेस आपको प्लेस करने हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है यहां तो नहीं, मैंने आपके लिए चीजें बनाई हैं और इसको देखना जरा, यहां पर फिल करना, ठीक है भाई। अगर इसको मैंने सेंटर माना और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, पॉइंट ए है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसके डायमेंशन क्या है बच्चों, ए है, ये भी ए है, तो ये कोड आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, जैसा ट्राइंगल इधर है मैंने सिमेट्रिक ट्राइंगल ऊपर मार दिया। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज
अगर ये Q है C वाला चार्ज बच्चों, तो ये इस A वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस रिपल्शन को कैंसिल करने के लिए इस पॉइंट पर मुझे Q चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि ये क्या करेगा, सेम रिपल्शन यहां पर दे देगा बच्चों और कैंसिल आउट मार देगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। सिमिलर टू दैट सेम एनालिसिस यहां पर भी, ये वाला Q और ये वाला Q भी एक दूसरे को कैंसिल करें। तो दो चार्जेस तो मुझे ये रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ एक तीसरे नंबर का चार्ज मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल का डिमांड है कि नेट फोर्स मुझे कितना चाहिए बच्चों, KQ² डिवाइडेड बाय A स्क्वायर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर मुझे यहां पर एक और Q रखना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से एक जो सर्कल जिसका सेंटर A पर है, जिसका रेडियस A है, उस सर्कल पर अपनी तरफ से मैंने कितने चार्जेस रखे बच्चों, तो 1 2 एंड ये 3। तो टोटल कितने रखे बच्चों, कम से कम मुझे 3 रखने पड़ेंगे। 3 से ज्यादा मैं रखकर सेटिस्फाई कर सकता हूं चीजों को, लेकिन कम से कम 3 तो मुझे रखने ही पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने वही कंडीशन लगाई बच्चों और ये 3 मिनिमम का हमने क्वेश्चन यहां पर बना लिया। तो ऑप्शन क्या होगा सर, सी होगा। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने इस तरह का सवाल देखा होगा, और कितना प्यारा सवाल है, लेकिन कितनी खूबसूरती से पूछा है, कितना मजेदार पूछा है। दिस इज व्हाट वी कॉल बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और कई सारे ऐसे सवाल मैंने आपको करवाए हैं जिसमें मैंने पेंटागन और हेक्सागन सॉल्व करवाया था। चलिए अगली बात करते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर हैज अ चार्ज +3Q concentric with this sphere, a conducting spherical shell having charge -Q. The radius of the sphere is A and that of the spherical shell is B. B is more than A. बढ़िया बात है। What is the electric field at a distance R which is more than A but less than B from the center is? ओके बढ़िया बात है। देखो ऐसा बोल रहा है, ये रहा आपका रेड कलर का जो मैंने बनाया बच्चों, इसको मैं से हैच कर दे रहा हूं। दिस इज द सॉलिड स्फीयर। ये क्या है बच्चों, दिस इज द सॉलिड स्फीयर दैट वी हैव। और मैं यहां पर ब्लू कलर से जो बना रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों स्फेरिकल शेल। तो यहां से अगर आप देखेंगे, इसकी रेडियस आपकी बी हो गई और इस वाले का रेडियस कितना हो जाएगा आपका ए। चलिए चार्जेस लिख देते हैं सर। इसको जो गिवन चार्ज है वो कितना बच्चों, +3Q। इसको गिवन चार्ज है +3Q और शेल को जो गिवन चार्ज है बच्चों वो -Q। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसका रेडियस जो है वो R है बच्चों, इस पॉइंट पर, ठीक है, जो A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। हमें बहुत अच्छे से पता है कॉन्सेप्ट, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो शेल के कारण अगर हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे बच्चों, अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो दो चीजों के कारण मुझे लिखनी चाहिए सर। एक होगी स्फीयर के कारण और प्लस मैं यहां पर लिखूंगा सर एक होगा शेल के कारण। लेकिन शेल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं सीधे 0 बोल रहा हूं। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज आप यहां पर बोलेंगे सर, बिकॉज जो P है वो कहां है, आप बोलेंगे सर लाइज इनसाइड द शेल। कहां पर लाई कर रहा है बच्चों, इनसाइड शेल। अगर वो लाई कर रहा है तो उसका फील्ड वैसे ही 0 हो गया, और अगर उसका फील्ड 0 हो गया तो अब यहां पर ये जो स्फीयर है, इसके लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, P कहां लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड। लाइज कहां पर बच्चों, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर से बाहर है। क्योंकि अगर आप याद करोगे ना तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा, जब मैंने स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ाया था तब मैंने स्फीयर की 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ाई थी बच्चों, एक बाहर, एक सरफेस पर और एक अंदर। तो यह बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए उस पॉइंट का पता लगाना जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहते हैं, इस पॉइंट P पर, तो ये स्फीयर से बाहर है, स्फीयर के सरफेस पर है, ये स्फीयर से अंदर है। ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला चूज करके अप्लाई करेंगे। तो I'm really sorry. सो मुझे समझ में आया सर कि पॉइंट P कहां पर है बच्चों, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है। और अगर वो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है तो मैं यहां पर आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और वो क्या होगा इसको देखना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी क्या हो जाएगा सर, तो वो होना चाहिए बच्चों K, और यहां पर आप लिखेंगे सर चार्ज ऑफ स्फीयर। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज ऑफ स्फीयर एंड डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर जो भी डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज R², वो बाहर वाला डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैंने स्मॉल r कहा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सर, K का वैल्यू हम लिखेंगे सर 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3Q, पॉजिटिव है, और R का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कैपिटल R का होल स्क्वायर। सो यहां पर जब हम चेक करते हैं तो रिजल्ट जो है आपको C यहां पर मैच करेगा। कॉन्सेप्चुअली चलोगे ना बच्चा, कोई भी सवाल आपको उलझा नहीं सकता, कोई भी सवाल आपके साथ खेल नहीं सकता। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, जैसे जैसे चीजें समझाई और पढ़ाई गई हैं उनका बस इंप्लीमेंटेशन सीखिए, आपको कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। अगला एक और प्यारा सा सवाल है, इसको देखना जरा, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
The following diagrams shows the electric field lines between the two opposite charges. The positive charge is indicated by the black circle. ये काला वाला जो दिख रहा है, ठीक है, राइट ये है आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं इसको प्लस लिख दे रहा हूं, इसको प्लस लिख दे रहा हूं बच्चों, इसको मैंने प्लस लिख दिया, इसको मैंने प्लस लिख दिया। और जो यहां पर व्हाइट सर्कल है वो नेगेटिव चार्ज है। वो कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। बढ़िया बात है। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द इंडिकेटेड पोजीशन x, यहां से चलना चालू करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका x से, ठीक है, यहां से चलना चालू करेगा इंडिकेटेड बाय x। बढ़िया बात है। एंड एक्सेलरेटेड टू द स्पीड हाई स्पीड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉलो मोस्ट लाइकली विच ट्रेजेक्टरी, कौन से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके जाएगा। अब एक बात है यार, देखो यहां पर चार्ज रखा है भाई, चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स माय डियर फ्रेंड्स। Whenever a charge is placed in the electric field, that charge will definitely क्या करेगा बच्चों? तो वो चार्ज यहां पर फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रेजेक्टरी को। और अगर यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि डायरेक्टेड कहां होंगी, तो ये होंगी बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां पर कहां होंगी बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पर क्या बोला है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन, कैसा बोला है? एन इलेक्ट्रॉन, ओके जी। तो एक्स यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन यहां पर मैंने बना दिए ये ब्लू वाले एरो से, ठीक है, इसको समझना। तो अगर मैं यहां पर कहूं तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चा? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों। इन लाइंस पर जहां कहीं भी हम टेंजेंट डालेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यहां पर आपने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा बच्चों एक फोर्स जिसका वैल्यू होगा सर E इंटू में E। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बोलूं तो लगेगा एक फोर्स जो कि इस लाइन से टेंजेंशियल होगा। तो बाकी गिवन चारों डायग्राम में से केवल और केवल ऑप्शन सी है जिसमें यहां पर ट्रेजेक्टरी टेंजेंशियल है। बाकी सब में आप ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं बच्चों, किसी में भी टेंजेंशियल नहीं है। तो ये बात बहुत आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझकर चलना है कि E का डायरेक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट हम यहां पर ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्यारा सवाल, रिजल्ट याद होगा तो भी जल्दी हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट याद होगा बच्चों डायपोल का तब भी जल्दी हो जाएगा। देखिए जरा, बहुत प्यारा सवाल है ये आज की क्लास का, ठीक है। और आप लोगों को इतनी मजेदार लगेगी ये क्लास, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि सर ये रिवीजन सेशंस जो आपने प्लान किए हैं ये कंटिन्यू रखिए, इनसे हमें काफी फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा, ठीक है, बस आप मुझे अपनी मोहब्बत देखो यार, क्योंकि क्या है जितना भी जो काम अगर करना होता है ना, उस काम के लिए एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। XYZ कोई भी पर्सन हो बच्चों, और वो इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों के मोहब्बत की बदौलत। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि यार एक्सपीरियंस मेरा 8 सालों का है फिजिक्स पढ़ाने का, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस जो मेरा है वो केवल और केवल 5 और 6 महीनों का है, जो मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी, आप लोग जितनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि यार ये है वो पल जिस पर मैंने फिजिक्स को जिया। इसलिए तो वो जो कहते हैं ना कि यार तुम्हारा जो तुम्हारी तरफ से जो मोहब्बत, जो प्यार मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और वो इस तरह की चीजें करने के लिए हमें इंस्पायर करता। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी 2,0,0 मतलब वो पॉइंट बी होना चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस बच्चों। अलोंग कहां पर होना चाहिए? अलोंग द एक्स एक्सिस। चलिए जरा पढ़ते हैं बातों को। अलोंग द एक्स एक्सिस वो होना चाहिए। यहां पर मैंने चीजें बना दी। ड्यू टू द डायपोल मोमेंट, ओके देखो यहां पर डायपोल मोमेंट दिया जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों? P वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस √3j है। मतलब वो यहां पर अगर हम बात करें तो इस डायपोल के एंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो परपेंडिकुलर मतलब √3 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल मतलब 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। कहां से? तो आप बोलेंगे बच्चों फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहां से बच्चों? फ्रॉम आपका एक्स एक्सिस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये थीटा बन रहा है 60 डिग्री। अब कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन करूंगा। केप्ट एट ओरिजिन इज अज्यूम दैट द पॉइंट बी इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। ओके, डायपोल से लार्ज डिस्टेंस पर है और के का ये वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जुगाड़ से अगर हम चलें, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो जुगाड़ क्या है?
ये जो P है इसके दो कंपोनेंट्स यहां पर बनेंगे बच्चों। एक कंपोनेंट बनेगा सर ये आपका Px जिसका वैल्यू हो जाएगा सर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेकर चलेंगे 1 यूनिट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा बच्चों ये वाला, दिस इज आपका Py और जिसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों √3 यूनिट। कितना हो जाएगा सर? √3 यूनिट ऊपर की तरफ। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तब एक बात समझाई थी अगर आपको याद हो, बात यह थी कि जब भी कभी हमें डायपोल के बारे में पता चल जाए, डायपोल की डायरेक्शन अगर पता चल जाए तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों। तो इस डायपोल के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, जो कि इस तरफ होगी बच्चों Ex, जिसका वैल्यू क्या होगा 2kpx डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मतलब आप बोलेंगे सर r का क्यूब, है ना भाई। अगर डायपोल की डायरेक्शन में हम बात करें तो वो अलोंग एक्सिस हो जाता है बच्चों, एक्सिस वाला रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले डायपोल के कारण देखूं तो ये इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया बच्चों? इक्वेटोरियल एक्सिस वाला पॉइंट, और इक्वेटोरियल एक्सिस वाला पॉइंट हो गया तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों यहां पर आपका EY, डायपोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायपोल अगर आपका ऊपर है तो फील्ड आपका नीचे होगा। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ऐसा था, यहां पर +Q, यहां पर -Q, डायपोल इस तरफ डायरेक्टेड था, ठीक है। और अगर हमने यहां पर कैलकुलेशंस करी थी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया था ना, E का वैल्यू KP डिवाइडेड बाय R3, याद है, और R यहां पर ये डिस्टेंस हुआ करता था, ये रिजल्ट था हमारा। सो अगर ये चीजें याद होती हैं बच्चों ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो EY का वैल्यू कितना लिखोगे? EY का वैल्यू हो जाएगा बच्चों आपका KPY डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे सर R3। तो कुल मिलाकर KPY की जगह √3 डिवाइडेड बाय R3, मतलब ये हो जाएगा सर 2 का होल क्यूब, और यहां पर हम लिखेंगे सर 2K, PX की जगह लिखेंगे बच्चों 1 एंड R3 की जगह लिखेंगे सर 2 का होल क्यूब। टोटल फील्ड आपको चाहिए बच्चों, नेट की रिक्वायरमेंट है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए जरा यहां पर। तो नेट की रिक्वायरमेंट है तो क्या हो जाएगा सर? Ex का स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पर वेक्टर समेशन लगा दो, अंडर द रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करो एंड सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा बच्चों K√7 डिवाइडेड बाय 8। K√7 डिवाइडेड बाय 8 मतलब ऑप्शन सी मैच कर रहा है। और अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट जनरल पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट द जनरल पॉइंट। तो वो यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीजें आपको गिवन है बच्चों। पुटअप करेंगे तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला मामला है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रखते हो, कॉन्सेप्चुअली करना चाहते हो, तब भी ये 40 सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, अगर दिमाग क्लियर होगा अप्लाई क्या करना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं जरा। An electric dipole is placed in a uniform electric field E of magnitude 40 Newton per meter. Graph shows the magnitude of the torque on the dipole versus the angle theta between the field. Okay, तो यहां पर टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ आपको यहां पर दिया हुआ है, बढ़िया बात है, ठीक है जी। तो वो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 40 न्यूटन पर कॉलम। P का वैल्यू आपसे पूछा है और टाउ वर्सेस थीटा का ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा से अपने दिमाग को क्लिक अगर करने के लिए कहोगे तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि हमने ऐसा पढ़ा है टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, हमने पढ़ा है टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, जिसमें अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री करते हैं तो टाउ आपका मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि इस गिवन ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज द टाउ मैक्स बच्चों। ये पॉइंट टाउ मैक्स का है, जिसमें टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 10⁻⁻28 बच्चों। कितना हो जाएगा टाउ मैक्स? तो आप लिखेंगे सर टाउ मैक्स का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा सर आपका P इंटू में E। टाउ मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों 50 इंटू में 10⁻⁻28। P का वैल्यू मुझे निकालना है, E का वैल्यू मुझे 40 दिया हुआ है, ठीक है जी। वो भी न्यूटन मीटर में है, ये भी न्यूटन पर कॉलम में है। जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा भाई। 50 डिवाइडेड बाय 40 करोगे ना तो 1.25 आएगा बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर ए मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन अलग तरीके से पूछा क्या यहां पर टाउ और थीटा का ग्राफ। अब बच्चा जब इसको पहली बारी पढ़ता है तो बोलता है यार यहां तो टाउ और थीटा का ग्राफ दिया हुआ है कैसे हम प्रोसीड करेंगे, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो भाई आपको यहां पर पता तो है यार टाउ और थीटा का ग्राफ पूछा और जिस तरह से बनाया हुआ है समझ में आ रहा है। जर जहां पर थीटा 0 होगा वहां पर बेचारा टाउ 0 होगा, जहां पर थीटा 90 होगा वहां पर टाउ मैक्स हो जाएगा, जहां पर थीटा वापस से पाई होगा वहां पर 0 हो जाएगा। साइनोसॉइडल कर्व भी तो नजर आ रहा है, तो कहां बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आपसे अलविदा लेंगे, टाइम हो चला है, ठीक है जी। तो
two initially large charged planes having the uniform surface charge density plus sigma and minus sigma are placed along the xy plane and yz plane। एक रखा है बच्चों xy plane, मतलब ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, ये कॉपी ऐसी होगी, और एक रखा हुआ ऐसा है ना, बिल्कुल आप ऐसे समझना कॉन्सेप्ट को, ये एक हथेली ऐसी है, ये x है और ये y है, ठीक है, और यहां पर एक है बच्चों ये आपका z है और ये y है ना। y यहां पर कौन सा एक्सिस है, जो आपकी तरफ है बच्चों, परपेंडिकुलर टू यू विल बी द y1, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस इन द एक्स जेड प्लेन, मतलब ये जो अलोंग द बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इस पे कौन सा यहां पर डायग्राम बनना चाहिए। अच्छा एक बात समझो जरा, अलग अलग मैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, ये कैसा है बच्चों, लार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये भी लार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, लेकिन अगर हम बात करें तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होना चाहिए, वो होगा मान लो वैल्यू E, जिसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ाया था बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो माइनस है इसके कारण भी सेम मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, जिसका वैल्यू हो जाएगा सर E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के कारण अगर आप रिजल्टेंट की बात करोगे बच्चों, तो रिजल्टेंट फील्ड आपको कुछ यहां पर इस तरफ नजर आएगा, कितने एंगल पर, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं सर, चूंकि ये भी E है ये भी E है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल 45 डिग्री होगा। सिमिलर टू दैट अगर यहां पर पहचान होगी इस पॉइंट पर, तो ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा E को, ठीक है, और ये प्लस क्या करेगा बच्चों, ये प्लस जो है ना, माइनस ने अपनी तरफ खींचा और ये प्लस इसको धक्का देगा, तो इसके कारण यहां पर क्या जाएगा सर, ऊपर की तरफ। तो चीजें बड़ी आसान हैं, इस तरह से आप यहां पर डायग्राम बना बनाकर चीजों को देख पाओगे कि कैसे ये प्रोसीड हो रही है, क्या चीजें यहां पर बन सकती हैं। तो जब हम यहां पर चलते हैं बच्चों, फाइनल रिजल्ट को जब ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ चीजें यहां पर देखो है ना, खैर मुझे अगर पूरा बनाना पड़े तो मैं बना देता हूं आपके लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो यहां पर अगर आप रिजल्टेंट की बात करेंगे, नेट फील्ड बच्चों, तो वो नेट फील्ड आ रही है यहां पर इस तरफ, ठीक है, ठीक है, ये जा रही है बच्चों, एरो कहां पर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर यहां हम बनाएंगे इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो जाएगी टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक हो जाएगी बच्चों नीचे अवे। तो यहां पर अगर आप नेट की बात करोगे तो यहां पर नेट वाला एरो आ जाएगा कुछ इस तरफ, ठीक है। फिर अगर यहां बनाएंगे हम इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा सर प्लस के कारण अवे और माइनस के कारण टुवर्ड। इस वाले का जब आप नेट बनाओगे तो नेट आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से। तो कुल मिलाकर, ध्यान से सुनना, कुल मिलाकर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानी चाहिए बच्चों लाइक दिस, जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें जानी चाहिए ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट में आनी चाहिए बच्चों ऐसे नीचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आनी चाहिए ऐसे नीचे। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को मैच करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी यहां पर मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं बच्चों, तो केवल और केवल ऑप्शन सी यहां पर मैच कर रहा है, बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल और देख ही लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद अलविदा लेंगे सारे क्वेश्चंस होमवर्क देके, राइट जी। इस क्वेश्चन में कुछ यहां पर शेल्स यहां पर गिवन है बच्चों, और पूछा है कि यहां पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। तो एक बात है, देखो यहां पर जो F1 होगा ना, जो F1 चार्ज होगा, F1 फोर्स होगा, वो तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि शेल के अंदर अगर कोई चार्ज आपने रखा है तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहां पर F1 सबसे कम होगा, तो जैसे F1 सबसे कम होगा, B और D का पिक्चर यहां पर डिलीट कर दो। अब हम यहां पर देखें सर, ये जो फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 उसकी क्या सिचुएशन है, तो हम ये बोल सकते हैं सर कि अगर शेल के आउटसाइड अगर चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे ये -4q होगा, है ना, और ये वाला क्या होगा बच्चा आपका प्लस का 2q होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर हम बात करते हैं सर, तो ये वाला क्या होगा सर, यहां पर थर्ड वाले डायग्राम के लिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा प्लस का 8q, और यहां पर आपको बोलना पड़ेगा सर दिस विल बी आपका माइनस का q। तो चार्जेस का इंटरेक्शन अगर हम देखें तो सेम डिस्टेंस पर बच्चों, यहां पर डिस्टेंस दी है और इसकी भी डिस्टेंस दी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और प्लस, ये भी आपका 8 हो रहा है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी 8 है। इसका मतलब ये है F2 और F3 यहां पर क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन सी यहां पर मैच करता है। बहुत आसान सा सवाल है। अब कई सारे क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं, जब हम आगे मिलते रहेंगे तब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस एज ए होमवर्क छोड़ के आपके लिए जा रहा हूं, ठीक है। जब भी आप यहां पर हम अगला सेशन लेंगे रिवीजन का, तब उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा बच्चों। जनरल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आप सोचते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी रैंक स्कोर करनी है, तो आप बच्चों
फटाफट से प्लस को एक्सप्लोर कर लो। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेकर विद कोड MS लाइव। आपकी फिजिक्स अगर प्रॉब्लमेटिक है, अगर आपका फिजिक्स आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। आ जाइए मेरे साथ, आई विल इंश्योर कि वो प्रॉब्लम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो अलविदा लेता हूं बच्चों आपसे। यूज कोड MS लाइव व्हाइल कमिंग ऑन द प्लस, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। चलिए एट लास्ट आपसे बात कहूंगा बच्चों, लेट्स क्रैक इट एंड बी द पार्ट ऑफ एन एकेडमी नीट फैमिली, ताकि आप जो है घर बैठे क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत जरूरी चीज है। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। सेशन को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना माय डियर फ्रेंड्स, और जो मेरी खराब तबीयत के कारण जो भी इनकन्वीनियंसेस हुए हैं उसके लिए मुझे माफ करिएगा। ठीक है।